नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं। एडिटोरियल के ठीक सामने वाला पेज जिसे हम ऑपेड पेज कहते हैं, यानी अपोजिट टू एडिटोरियल। तो ऑपेड पेज भी आप पढ़ते हैं। तो बहुत से आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर और ऑपेड पेज पर प्रकाशित होते हैं। तो एक मीडिया के विद्यार्थी के नाते आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल हम लिखते हैं उसमें किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मीडिया राइटिंग के लिए बड़े काम की ये बात है। आपको प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो तैयार करते वक्त भी आर्टिकल लिखने होते हैं और आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल लिखते वक्त किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में उन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। जी हाँ, आपके जो टॉपिक का चयन है, विषय का चयन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। खासतौर पर आप देखते हैं आर्टिकल जो होते हैं वो करंट इश्यूज पे पब्लिश होते हैं। जैसे आजकल 2024 की हम बात करें, अभी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्च अप्रैल 2024। उस वक्त हिंदुस्तान में आम चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है। तो आप देखते हैं कि आम चुनाव के इर्द गिर्द बहुत से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और क्योंकि राजनीति में बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है, हर नुक्कड़ पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे राजनीति पे चर्चा होती है, तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं। तो अगर आप इन दिनों राजनीति पे आर्टिकल लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाएगा। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और आप क्रिकेट पे कोई आर्टिकल लिखते हैं कि इसमें भारत की क्या संभावना है या कौन सी टीम जीतेगी या इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आप उस पर लिखते हैं तो उस वक्त उस विषय पे आर्टिकल ज़्यादा पढ़े जाते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं हमेशा। एनवायरनमेंट का मुद्दा है, कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा है, दहेज प्रथा का मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, या जल बचाओ, जल संरक्षण का मुद्दा है। तो ये बहुत से विषय ऐसे हैं जो एवरग्रीन है। अगर आपके पास अच्छी खासी रिसर्च है, आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, कुछ फैक्ट्स हैं, तो आप एक अच्छा आर्टिकल इन मुद्दों पर कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप देखते हैं समाचार पत्रों में जो करंट इश्यूज हैं उन पर आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देन राइटिंग स्टाइल और स्ट्रक्चर। अलग अलग तरह की मीडिया राइटिंग होती है। न्यूज़ राइटिंग है, न्यूज़ एनालिसिस है, बैकग्राउंडर है, फीचर है, एडिटोरियल है, लेटर एडिटर है, इसी तरह आर्टिकल भी है। तो ये जितना फॉर्म ऑफ मीडिया राइटिंग है, यानी मीडिया लेखन के जितने प्रकार हैं, इनका अपना एक यूनिक स्टाइल है, एक अपना स्ट्रक्चर है। तो जो आर्टिकल राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइटल अच्छा हो, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, देन बीच में बॉडी में जब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो आप, जहाँ पे आप हर पर्सपेक्टिव से उस घटना के बारे में बातचीत करते हैं, आप जो अपना लॉजिक है, जो बातचीत है, जो आप रखना चाह रहे हैं, उस सारा उस हिस्से में आप देते हैं और लास्ट में आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर रहता है नॉर्मली एक आर्टिकल का। तो आपको आर्टिकल के स्ट्रक्चर से वाकिफ होना चाहिए। देन हम बात करते हैं आर्टिकल की भाषा की। आर्टिकल क्योंकि काफ़ी लेंथी होता है, 2 से 2,500 शब्दों में लिखा जाता है, तो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। ऐसे में एक लेखक के नाते आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है कि पाठक आपके साथ लगातार जुड़ा रहे। अगर क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आर्टिकल में, आप अपना अपना एक आउटलुक वहाँ पे देते हैं, दृष्टिकोण आप देते हैं खास मुद्दे पे। तो उस दृष्टिकोण को देते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ उसका पढ़ने वाला कौन है, उसका पाठक वर्ग कौन सा है। अगर आप यूथ की बात करें तो यूथ होगा, अगर आप महिलाओं को केंद्रित करके लिख रहे हैं, महिलाएं भी होंगी, लेकिन दूसरे वर्ग भी उसको पढ़ते हैं। तो एक बहुत ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल आपने करना है जिससे बोरियत महसूस ना हो, बिकॉज आर्टिकल में जो फैक्ट्स की भरमार होती है, पर्सपेक्टिव्स की भरमार होती है, तो उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है आर्टिकल। इसलिए भाषा आपको ऐसी रखनी है कि वो एक बार अगर पढ़ना शुरू कर दे आर्टिकल आपका तो उसको लगातार पढ़ता चला जाए। देन एक्सपर्टीज। जिस विषय पर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उस पर आपकी विशेषज्ञता होना, आपकी एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिकेट पे आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो क्रिकेट की तमाम चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपकी कमांड होगी और आप अच्छे तरीके से आर्टिकल लिख पाएंगे। आप समाचार पत्रों में देखते भी हैं, अगर इंडो पाक रिलेशन पे कोई आर्टिकल लिखा गया है तो हो सकता है पूर्व राजनयिक हो सकते हैं, कोई विशेष पत्रकार हो सकते हैं जिन्होंने इंडो पाक के खबरों को कवर किया है, या क्रिकेट पे अगर लिखा जा रहा है तो पूर्व क्रिकेटर हो सकते हैं, चयनकर्ता हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं।
या किसी सामाजिक मुद्दे पे लिखा गया है तो हो सकता है सिविल सोसाइटी से कोई प्रबुद्ध जन वो हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है जिस भी विषय पर आप लिखते हैं, और उस एक्सपर्टीज की वजह से ही क्रेडिबिलिटी आती है और लोग भी नाम से पढ़ते हैं। जैसे सिनेमा पे अगर अमिताभ बच्चन आर्टिकल लिख रहे हैं तो लोग उसको पढ़ते हैं कि अमिताभ बच्चन ने लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। अगर राइटिंग पे, चाहे वो सिनेमा की राइटिंग है, गजल का है, या जो भी लिरिक्स राइटिंग है, उसमें अगर गुलजार साहब कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसको पढ़ते हैं लोग कि गुलजार साहब ने लिखा, जरूर कोई अच्छी बात लिखी होगी। तो आपकी एक्सपर्टाइज जो है बहुत जरूरी है उस विषय पर, और इसी से क्रेडिबिलिटी आती है और लोग भी उससे जुड़ते हैं। देन रिसर्च वर्क, कोई भी आप मीडिया राइटिंग करें, रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। आप जिस विषय पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं उस विषय में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत से तथ्य खंगालने पड़ते हैं आपको। हो सकता है आपको एक विषय पर आर्टिकल लिखना है, 15 या 20 दिन आपको हो सकता है रिसर्च उस पर करनी पड़ती है। जितने अच्छा रिसर्च वर्क आपका होगा उतना अच्छा आर्टिकल आप लिख पाएंगे, और उतना अच्छा इन लोगों के दिल में आप जगह बना पाएंगे, या एक अपनी पहचान एक आर्टिकल राइटर के रूप में बना पाएंगे। तो रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। जिस विषय को आप चुनते हैं उसी दिन से आप उस विषय पर अलग अलग एंगल से रिसर्च करना शुरू कीजिए, मैटर निकालिए, उसको इंटरप्रेट कीजिए, उसको अपनी एक तरह से प्रेजेंटेशन के साथ जोड़िए। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा चैलेंज होता है, फैक्ट्स जुटाना और रिसर्च वर्क करना। तो इसको आप तरीके से करते हैं तो आपका आर्टिकल अच्छा होगा। देन ऑथेंटिक सोर्सेज, जैसा कि हमने बताया, आप रिसर्च करते हैं, आप मैटर इकट्ठा करते हैं, सामग्री आप इकट्ठी करते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। तो जहाँ जहाँ से आप मटेरियल ले रहे हैं, जिस जो अपने आर्टिकल में आप डालने जा रहे हैं, वो सोर्सेज कौन से हैं, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग टाइम पे निकलने वाले पेपर्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, या कोई और सरकारी वेबसाइट है। तो जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो अथेंटिक होनी चाहिए, बिकॉज अगर अथेंटिक नहीं होंगे वो सोर्सेज तो आप इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो भी हो सकता है अथेंटिक ना हो। अगर अथेंटिसिटी आपके आर्टिकल में नहीं है तो लोग आपसे कभी नहीं जुड़ पाएंगे। देन वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, रिसर्च आप करते हैं, तो केवल एक ही सोर्स पर निर्भर ना रहें। आप एक जगह से जानकारी लेने के बाद उसको क्रॉस चेक कीजिए, आप उसको मल्टी चेक यानी 2 से 3 बार 4 बार आप चेक कीजिए, तो आप इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जानकारी ये सही है और मुझे इसको पब्लिश करना चाहिए। तो वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल में आपको किसी भी विषय के बारे में सिर्फ विस्तार पूर्वक जानकारी देनी होती है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप एक घटना के बारे में देखते हैं। आम चुनाव हो रहा है तो उस आम चुनाव से कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए वो कितना ज़रूरी है, नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए वो कितना ज़रूरी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ को आप एक ही नज़रिए से नहीं देखते हैं। इसीलिए आर्टिकल में जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो अगर भारत पाकिस्तान के संबंध पे वो है तो उस संबंध को आप अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। उसमें क्रिकेट का जिक्र भी करते हैं, राजनीति का जिक्र भी करते हैं, कल्चर का जिक्र भी आप करते हैं, और दूसरे सामरिक संबंध है उनका जिक्र भी आप करते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप उस घटना को एक्सप्लेन करते हैं, केवल एक ही पर्सपेक्टिव से आपने एक्सप्लेन नहीं करना होता है, और फिर बाद में आप अपना पर्सपेक्टिव ये भी कहते हैं कि हाँ, इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है ताकि जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसको उस विषय के हर पहलू की जानकारी उसको विस्तृत रूप से मिल जाए। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो आर्टिकल अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि उन्हें हर विषय की विस्तृत जानकारी हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस घटना को समझने का उन्हें मौका मिले, और ये आपको आर्टिकल में करना होता है। देन इंगेजिंग कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही स्ट्रेंथ होती है उसकी, लंबा होता है बहुत आर्टिकल जो होता है, तो आप उसमें फोटोग्राफ्स भी नहीं होते, फीचर होता है उसमें फोटोग्राफ्स रहते हैं, उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आप उसकी राइटिंग स्टाइल ऐसा होता है फीचर का। लेकिन आर्टिकल में क्या होता है, वो फैक्ट से भरा होता है, तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कोई फोटोग्राफ्स वहाँ पे नहीं होते हैं, कार्टून कैरिकेचर आपको बहुत रेयर मिलेगा, नहीं तो आर्टिकल में नहीं होते। तो आपके पास सिर्फ एक लैंग्वेज है कि आपको किस तरीके से भाषा का चयन करते हैं और कैसे उस भाषा को या कंटेंट को आप प्रस्तुत करते हैं और कैसे पाठक को इंगेज करके रखते हैं। जब एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो पाठक के दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगले पैराग्राफ में कौन सा नया खुलासा होने वाला है। तो इस तरह से आपको उसको इंगेज करके रखना है, तभी आप आर्टिकल अच्छा लिख पाते हैं और पाठक तक जुड़ पाते हैं। जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें रेफरेंसेस देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। तो जितने अच्छे रेफरेंसेस आपके होंगे, हो सकता है आप नॉन वायलेंस और पीस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, या आज की पत्रकारिता पे आप बात कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं और उसको महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता से जोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कौन सी पत्रकारिता की, कौन से समाचार पत्र निकाले, पत्रकारिता को उन्होंने
क्या माना, यानी उनकी नज़र में पत्रकारिता क्या थी, हमारे जो और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की, उन वहाँ से आपको एक रेफरेंस ले सकते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से। यानी जितने अच्छे रेफरेंसेस आपके होंगे, एग्जाम्पल्स आपके होंगे, उतना वजन, उतना वेट आपके आर्टिकल में आएगा और वो एक तरह से पठनीय बनेगा और लोग उसको बड़े चाव से पढ़ेंगे। मिनिमाइज द यूज ऑफ एक्रोनिम्स, यानी जो एब्रिविएशंस होती हैं, शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह की बहुत सी ऐसी एक्रोनिम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए चाहे किसी तरह का राइटअप है उनमें इनका इस्तेमाल कम से कम आपको करना है और संगठन का पूरा नाम आप लिखें ताकि पाठक को किसी तरह का भ्रम ना रहे। देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आप आर्टिकल लिखने के बाद अलग अलग उस विषय पर अलग अलग पहलू और बातचीत करने के बाद अपनी तरफ से एक निष्कर्ष पर आपको जरूर पहुंचना है ताकि पाठक के दिमाग में भी सारी चीजें समझने के बाद एक अल्टीमेट एक चीज समझ में आए कि हाँ, इन सब चीजों पर पहुंचने करने डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, ये कह सकते हैं। तो उससे एक पाठक को संतुष्टि मिलती कि हाँ, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को अलग अलग पहलू से डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद फाइनली इसके ये वे आउट हो सकते हैं, तो वो आपको जरूर देना है कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की आर्टिकल राइटिंग के वक्त किन मुख्य बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, आप फ्रीलांसर के तौर पर काम करना चाहते हैं या अपना प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो आप तैयार कर रहे हैं, तो आर्टिकल राइटिंग के जो स्टेप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। तो इसी तरह के वीडियोस के साथ हम आपके बीच फिर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।